अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, लाहौर टेस्ट का चौथा रोज है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया कप्तान पैट कमिंस की जानिब से एक हैरानकुन डिक्लेरेशन सामने आई और उम्मीद तो यही थी कि खाने के वक्फे के बाद जो है वो डिक्लेयर करेंगे, लेकिन 351 रन का हदफ है पाकिस्तान के लिए 120 बल्कि 121 ओवर्स में। और बड़ा अच्छा आगाज़ है अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक का, और पाकिस्तान ने बगैर किसी नुकसान के 50 शराकत कायम कर ली है। इस टेस्ट मैच में एक सीरीज़ में नया ट्विस्ट आया है। लग ये रहा था कल पाकिस्तान के बैटिंग कोलैप्स के बाद और फिर ऑस्ट्रेलिया ने जैसे डोमिनेट किया कि ऑस्ट्रेलिया इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा रन में दबाएगा और फिर हम एक ड्रॉ की जानिब जो है वो जा रहे होंगे। लेकिन पैट कमिंस की यहाँ तारीफ भी करना पड़ेगी, बड़ी सपोर्टिंग किस्म की उन्होंने डिक्लेरेशन की है। गो कि शायद मैं बड़ा ऑप्टिमिस्टिक होकर बात कर रहा हूँ कि ये डिक्लेरेशन उनको थोड़ा सा बाद में कहीं उस पर पछतावा ना हो रहा हो, लेकिन उन्होंने क्रिकेट के लिहाज से अपनी टीम को एक पूरा चांस दिया है। फैंस को तमाम इस टेस्ट मैच के आउटकम को अगर देखें तो इस सीरीज़ के कॉन्टेक्स्ट में एक बहुत ही सनसनीखेज किस्म का ये टेस्ट मैच बन गया जिसमें तीनों रिजल्ट पॉसिबल हैं। यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया को बात पता है कि 214 रन पर 2 आउट से 268 रन पर वो पाकिस्तान को ऑल आउट कर चुके हैं। ऐसे में 351 रन का हदफ जो है वो बहुत बड़ा हदफ है, लेकिन पाकिस्तान दूसरी जानिब यकीनी तौर पर चाहेगा कि उस गलती को ना दोहराया जाए। और जिस तरह का आगाज़ अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने दिया है और विकेट भी कुछ बहुत बुरा नहीं खेल रहा, क्योंकि रिवर्स स्विंग का एक ऑप्शन मौजूद है ऑस्ट्रेलिया के पास जब गेंद अभी थोड़ा पुराना होगा, स्पेशली 25 ओवर के बाद। तो हमने देखा है बहुत लीथल किस्म की बॉलिंग की थी कल भी कमिंस स्टार्क ने। क्या होता है इस टेस्ट मैच में, इसमें जो पैट कमिंस की डिक्लेरेशन है इस पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब और फिर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। तो जनाब, लाहौर टेस्ट में एक नई जान डाली है पैट कमिंस की डिक्लेरेशन ने और पाकिस्तान ने भी बड़ा अच्छा आगाज़ किया है। 59 रन बगैर किसी नुकसान के 61 रन हो गए हैं। अब्दुल रऊफ हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर। अब्दुल रऊफ, खुशामदेद आपको। और ऐसे लग रहा था जैसे इस टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का टोटल डोमिनेंट है और ऐसा ही हुआ। उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की आज पहले सेशन में, उस्मान ख्वाजा की एक और सेंचुरी और कोई मौका नहीं मिल रहा था पाकिस्तान को, लेकिन फिर 121 ओवर्स में 351 रन की डिक्लेरेशन में ये नहीं कह रहा ये पाकिस्तान ने जीतना ही जीतना है, लेकिन एक मौका ज़रूर मिला है। चाहे तो वो चाहते 400 रन करते और बमुश्किल 90-95 ओवर मिलते पाकिस्तान को तो फिर जीत का सवाल पैदा नहीं होता था। पैट कमिंस की डिक्लेरेशन ने पाकिस्तान के लिए दरवाज़ा खोला है। जी बिल्कुल, काफ़ी मेरा ख्याल है कि बोल्ड डिसीजन लिया है पैट कमिंस ने और ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट ने, और एक इवन चांस दिया उन्होंने। बिल्कुल वो ड्रा पर नहीं गया कि बिल्कुल ही आप टेस्ट मैच को लोगों के लिए दिलचस्पी से खाली आंसर में शामिल कर लें। उन्होंने इसको इंटरेस्टिंग बनाया और इस पर देखें कि अगर पहले पाकिस्तान के हाथ में था ये टेस्ट मैच जब 210 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेटें डाउन हो चुकी थी और पाकिस्तान के पास एक चांस था कि उनको 300 से पहले आउट करते तो ये काफ़ी हद तक मैच पाकिस्तान के पास होता। मगर उसके बाद जो ऑस्ट्रेलियन टेल एंडर थे और लेट मिडिल ऑर्डर, उन्होंने बड़ी शानदार बैटिंग की है और इस मैच को पाकिस्तान से हाथ से निकाला है। उसके बाद जो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के पास अपॉर्चुनिटी थी जब बाबर आजम और खेल रहे थे मोहम्मद रिजवान, मगर जिस तरह पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स हुई है और जो बॉलिंग की है, स्पेशली आउटस्टैंडिंग पहला फास्ट बॉलिंग था वो पैट कमिंस का और मिचेल स्टार्क का। और मेरा ख्याल है कि मैंने इस तरह का जो पहला फास्ट बॉलिंग का एशियन कंडीशन में काफ़ी कोई 10 या 12 साल के बाद देखा है। किसी ज़माने में शायद वसीम अकरम या वकार यूनुस किया करते थे, मगर उसके बाद इस तरह का जो इंटरेस्टिंग बॉलिंग पहला बहुत अरसे के बाद देखने में आया है और उसने यकसर जो टेस्ट मैच है उसको ऑस्ट्रेलिया के फेवर में कर दिया है। और अभी एक दफ़ा फिर उन्होंने बड़ा बोल्ड डिसीजन दिया और पाकिस्तान को इवन अपॉर्चुनिटी उन्होंने दी है कि आप इस पर जा सकते हैं। बिल्कुल। और रूफ, पिच के हवाले से बड़ा हम बात करेंगे चूँकि अब तक पिच ने बड़ा अच्छा खेला है, पाकिस्तान की बैटिंग भी अच्छी है, 62 पे कोई आउट नहीं है, रन रेट भी हमारा 2.7 का है, रिक्वायर्ड 2.9 है। ये भी मुझे हैरानगी हुई क्योंकि 2.9 का ही जो है वो रिक्वायर्ड रन रेट है रऊफ, और 351 से एक बड़ा हदफ ज़रूर है। लेकिन आप समझते हैं रऊफ कि शायद ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने कोई 10-15 ओवर पहले डिक्लेरेशन कर दिया या 30-40 रन वो और बना लेते। आपको लगता है ये ठीक फैसला है? सपोर्टिंग तो है बट शायद उससे थोड़ा वो रिव्यू कर सकते थे। देखिए, किया तो बहुत कुछ जा सकता था और पाकिस्तान का जी पास्ट में जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसमें भी देखा गया कि पाकिस्तान ने इस तरह के चांसेस बहुत कम लिए हैं, मगर ऑस्ट्रेलियन आपको पता कि वो इस तरह के चांसेस लेते हैं और वो हमेशा डोमिनेंट किस्म की क्रिकेट खेलते हैं। और इस पर जो पैट कमिंस हैं और उनको जिस तरह कैप्टनसी दी गई है वो बहुत ही एक सेंसेबल फास्ट बॉलर है और जिस तरीके से उन्होंने पिच को रीड की है और अपनी टीम को लीड किया फ्रॉम द फ्रंट से, वो भी काबिल तारीफ है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से उन्होंने बड़ा एक बोल्ड डिसीजन लिया है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच जीतने में कामयाब
हो जाता तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत ही बड़ा एक डिसीजन होगा उनका। और देखें कि आपने सुना होगा कि लक ऑलवेज फेवर ब्रेव, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह का उन्होंने डिसीजन लिया है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन हमने देखा कि फॉलो ऑन ये डिक्लेरेशन के कुछ फैसले इधर उधर हुए ऑस्ट्रेलिया के। पिच के हवाले से रऊफ आप क्या कहेंगे? अब तक जो आपने खेलते हुए देखा है, स्पेशली चौथे दिन के लिहाज से, जो पाकिस्तान की जब बॉलिंग थी तो हमने तब भी देखा रऊफ के ऑस्ट्रेलिया को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। नसीम शाह की गेंदें, चूँकि उनका पेस ज़्यादा है तो उन्होंने थोड़ा ट्रबल किया और रन भी नहीं दे रहे थे, लेकिन ओवरऑल ना तो कोई स्पिन बहुत बड़ा कोई हमें लगता है थ्रेट बना, ना कोई फास्ट बॉलिंग के अंदर कोई बहुत वीर एंड टीयर था। सो क्या ये ऐसी विकेट है रऊफ जहाँ पर ऑस्ट्रेलियन कप्तान 350 को एक बड़ा हदफ समझते? क्योंकि विकेट को अगर हम अभी देखें, उस स्पेल को रिपीट कर लिया पैट कमिंस और ऑब्वियसली मिचेल स्टार्क ने, फिर तो अनप्लेबल हो जाते हैं वो। लेकिन पिच में बताया ऐसा कुछ है नहीं कि अगर वो बैट्समैन पिच को ब्लेम कर दे कि जी मैं पिच की वजह से आउट हुआ। देखिए मेरा ख्याल है कि अगर ऑस्ट्रेलियन पिच को ब्लेम करें तो समझ में आती है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी बैट स्पीड और बैट स्विंग है, जो डेविड वार्नर है और इस तरह के बाकी बैट्समैन है, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन हार्ड सरफेस पर खेलते हैं और उनकी जो बैट स्पीड है वो काफ़ी तेज़ होती है, और पाकिस्तान की जो स्लो पिचेज़ हैं उनके साथ वो इतना ज़्यादा मीट नहीं करते और इसमें वो अपनी विकेट गंवा बैठते हैं। मगर जो पाकिस्तान के बैट्समैन हैं वो तो क्योंकि बिल्कुल यूज टू हैं इन ग्राउंड्स के और इन पिचेस के, और उनको मेरा ख्याल है कि इसको ज़्यादा सेंसेबल तरीके से खेलना चाहिए। और जो जहाँ तक रन रेट का ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि क्योंकि बैट पर जो बॉल है वो प्रॉपरली आ नहीं रही, थोड़ा सा स्लो पिच है और उस पर गेंद थोड़ा सा रुक के आ रहा है, और उसके बाद जो आपकी रिवर्स स्विंग हो रही है वो भी ऑफ द विकेट काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। अभी तक देखा गया कि जो अभी आपने सिर्फ बिल्कुल नए बॉल का देखा है, नया बॉल थोड़ा सा इवन आ रहा था बैट पर, मगर जिस तरह बॉल बाद में लेट में रिवर्स स्विंग होना शुरू हो जाएगा, और पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर था उन्होंने जो मिस्टेक बेसिकली वहां पर की है वो सेकंड इनिंग में बहुत ज़्यादा वो जोर लगाने पर चले गए, क्योंकि विकेट स्लो और इसका जो बिहेवियर है बिल्कुल स्लो है, इस पर आप जोर से आउट नहीं कर सकते। इस पर अगर आप विकेट टू विकेट ऑफ द विकेट अगर आप बॉल करें तो वो बहुत ज़्यादा लेथल हो सकती है। और इसी तरीके से जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में बॉलिंग की है, अगर सेकेंड इनिंग में भी वो अच्छे तरीके से विकेट को रीड करने में कामयाब हो जाते हैं और जो बिल्कुल विकेट टू विकेट एक बॉलिंग करते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि जो अपना विकेट अपना बिहेवियर है या अपना क्रिकेटर है वो शो करेगी। बैट्समैन बॉलर की स्पीड से आउट नहीं होगा बल्कि पिच के बिहेवियर से आउट होगा, जहां पर थोड़ा सा अनिमंद रहेगा या बॉल ऊपर नीचे रहेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। रऊफ जरा ये भी रहनुमाई फरमा दीजिएगा कि 23 ओवर अभी हुए हैं, पाकिस्तान का स्कोर 62 है, कोई आउट नहीं है, रन रेट हमारा 2.7 है, ऑलमोस्ट वही जितना हमें रिक्वायर्ड है। 23 ओवर हो चुके हैं, आपके ख्याल में कौन सा डेंजर फेज है? जो कि हमने देखा था कि 30 से 40-45 ओवर के दरमियान ही वो जो स्पेल किया था एक पुरानी बॉल से, रिलेटिवली पुरानी बॉल से, वो बड़ा लीथल साबित हुआ। नसीम ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी पुराने बॉल से। आपके ख्याल में पाकिस्तान को कौन सा फेज जो कि अब 23 ओवर के बाद आ रहा है, अगर पाकिस्तान वहाँ निगोशिएट कर जाता है, डू यू थिंक रऊफ के ऑस्ट्रेलिया की तुम तारीफ कर रहे हैं बट ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान के पास मौका मौजूद है, या ऑस्ट्रेलिया का मसला है कि वो जितने रन पे इनिंग डिक्लेयर करें? अगर हम जीतते हैं तो यकीनी तौर पर सीरीज हमारी हो जाएगी, टेस्ट मैच हमारा हो जाएगा, तो पाकिस्तान का चांस मौजूद है, आप समझते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, पाकिस्तान के पास मेरा ख्याल है कि डेफिनेट चांस है। और अगर सेकंड इनिंग देखें तो पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है और पाकिस्तान ने सेकंड इनिंग में काफ़ी बेहतर स्कोर किया। आप इवन कराची टेस्ट में देख लें, वहाँ पर भी विकेट जो पिच है वो इतना अच्छा नहीं खेल रहा था, मगर उसके बावजूद जो मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी और बाबर आजम के जो एक सेंचुरी है उन्होंने एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया था। तो सेकंड इनिंग में जो पाकिस्तान के बैट्समैन है वो यूज टू है और बहुत अच्छा खेलते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि इतना बड़ा स्कोर नहीं है, इस पर डिपेंड करता है कि जो आपके जो ओपनर्स हैं वो कितना लंबा लेकर चलते हैं, क्योंकि जो चौथी इनिंग में हमेशा यही होता है कि जब अगर तो ओपनिंग आपको एक लंबा स्टार्ट दे दे और उसके बाद जो आपका अर्ली मिडल ऑर्डर है वो एक पार्टनरशिप डेवलप करने में कामयाब हो जाए, तो फिर तो आपके पास एक इजी अपॉर्चुनिटी होती है। मगर अगर आप 2 या 3 विकेटें जल्द खो दें तो उसके बाद फिर आपका डिक्लाइन शुरू हो जाता है और फिर आपके लिए सर्वाइव करना उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें एक तो जो पिच का बिहेवियर है वो काउंट करेगा, थोड़ा सा अनइवन रहेगा, उसके बाद रिवर्स स्विंग का फैक्टर शुरू हो जाएगा, फिर जो एक्स्ट्रा एक स्पिन मिलना शुरू हो जाएगी राइट आर्म लेग स्पिनर को या ऑफ ब्रेक बॉलर को, तो आप किसी भी टाइम पर आपका कोई छोटा मोटा एज या बॉल पैड पर लगकर आप अपनी विकेट गवा सकते हैं। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि जितना लंबा पाकिस्तान का ओपनिंग पार्टनरशिप जाएगा उतना पाकिस्तान के पास बेटर चांसेस होंगे। बिल्कुल, और बड़ा रिफ्रेशिंग किस्म का जो है वो मोड है इस टेस्ट मैच में। सीरीज के अंदर बिल्कुल लग रहा था पाकिस्तान डाउन और आउट है, लेकिन पैट कमिंस की डिक्लेरेशन ने टेस्ट को भी सनसनीखेज बनाया है और पाकिस्तानी फैंस भी, और यकीन तो पाकिस्तान जीत के ख्वाब देख सकती है, क्योंकि ऐसी
सिचुएशन पैदा हो गई है। तो जनाब, लाहौर टेस्ट का चौथा रोज और पैट कमिंस की जबरदस्त डिक्लेरेशन ने इस टेस्ट मैच में एक नई जान डाली है। अब्दुल रऊफ से तो बात कर ही रहे थे, पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल बाजी भट्टी साहब इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन करें। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पैट कमिंस की डिक्लेरेशन बड़ी दलेराना है, चूंकि उन्होंने अपने बॉलर्स को तो एक मौका दिया है इस विकेट पर 120 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान को आउट करने का, लेकिन 2.9 का जो एक रिक्वायर्ड रन रेट है, 351 का टारगेट है, ये पाकिस्तान की दस्तरस में है, और स्पेशली इस तरह के ओपनिंग स्टार्ट के बाद तो एक लाइफलाइन मिल गई है सर। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान इस स्टेज पर जीत के लिए जाएगा। जो पहला पाकिस्तान का हदफ होगा वो तो यही होगा कि इस टेस्ट मैच को ड्रॉ की तरफ लेके जाया जाए। आपको पता है कि सेशन बाय सेशन टेस्ट मैच में खेल होता है। बिल्कुल। अभी तक तो ये जो चाय के बाद का आज चौथे दिन का जो सेशन है, ये तो पाकिस्तान के नाम है कि पाकिस्तानी ओपनर्स इनिंग्स को बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन कल मेरा ख्याल लंच के बाद हम इस पोजीशन में होंगे कहने के लिए कि ये मैच क्या रुख इख्तियार करता है। क्योंकि अगर यहाँ से पाकिस्तान ने ये रन रेट को टारगेट किया या जीत की तरफ गए, तो आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम दुनिया की वो टीम है जो आसानी से गिव अप करती नहीं है। लेकिन बाजी भाई कहता है कलामी 2.9 का है रिक्वायर्ड रन रेट, और 2.9 आपको पता है कि आप बहुत स्लो भी खेल रहे हो, 2.5 2.6 आपका रन रेट रहता ही है टेस्ट रेट के अंदर। आप समझते हैं कि पैट कमिंस ने एक बड़ा दिलेराना फैसला तो किया, लेकिन शायद कल को पछता ना रहे हो उस पर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, दिलेराना उसको इसलिए नहीं कह सकते कि ये जो पिच की हालात है और जिस तरह वेयर एंड टेयर है आज चौथे दिन, ठीक तो है, दिलेराना तो नहीं कह सकते। पाकिस्तान के अगर बैटर्स यहाँ से टेस्ट मैच को निकालकर ड्रॉ कराने में कामयाब हो गए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की सक्सेस होगी। दरअसल जब कराची टेस्ट ड्रॉ हुआ था, वहां जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने क्रिटिसिज्म किया था पैट कमिंस पर, तो उस वजह से हो सकता है कि थोड़ा बहुत वो अंडर प्रेशर हो। लेकिन देखिए, मैं तो अभी भी ये कहता हूँ कि ये 2.9 हम शायद वनडे और T20 को जहन में रख के डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन टेस्ट मैच जो है ये डिफरेंट बॉल गेम है। जब आपके 3 स्लिप लगी हो, एक गली लगी हो और एक फॉरवर्ड शॉर्टेज लगी हो और गेंद रिवर्स स्विंग कर रहा हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि इतनी आसानी से 2.9 का जो टारगेट है वो चेज होगा। लेकिन पाकिस्तान जो है वो पहला तो जहन में उसके यही होगा कि किसी तरीके से टेस्ट मैच को ड्रॉ की तरफ लेके जाए। रऊफ, वाजिब भाई ने बिल्कुल ठीक है, रिवर्स स्विंग जो ऑस्ट्रेलिया ने दिखाई थी कल। अब ये तकरीबन कितने ओवर्स का खेल हो गया मैं आपको बताता हूँ, 25.3 ओवर्स का। क्या समझते हो रऊफ, खतरे का टाइम यही शुरू होता है तकरीबन जब गेंद रिवर्स होना आपका शुरू होता है? क्या लगता है आपको ये जो अब लास्ट पीरियड है, कल कब तक आपको लगता है ये बॉल रिवर्स स्विंग के लिए काबिल अमल रहेगा? गो के पुराना बॉल है, ऑस्ट्रेलिया जब चाहे उनके पास बड़े स्किलफुल बॉलर हैं, लेकिन हमें प्लीज़ गाइड कीजिएगा, आपका बड़ा तजर्बा है कि रिवर्स स्विंग के लिए बेस्ट टाइम कौन सा है? देखिए, माजिद भाई ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में इसको डिफाइन किया कि ये जो टेस्ट मैच है ये सेशन टू सेशन चलता है। एक सेशन में एक टीम डोमिनेट करती है और जो सेकंड सेशन होता है बिल्कुल कंप्लीटली उसके उल्ट चलता है और उसमें बिल्कुल सेकंड टीम डोमिनेट कर रही होती है। जिस तरह कल हुआ कि पाकिस्तान 7 विकेटें 20-25 रन के नहीं खो दी एक ही सेशन में, और उससे पहले पाकिस्तान कम्प्लीटली डोमिनेट कर रहा था। और उससे पहले पाकिस्तान के पास जो फर्स्ट सेशन था, पाकिस्तान के हाथ में टेस्ट मैच आया जब अर्ली 5 विकेटें ली और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पास चला गया। तो ये वेरी करता है सेशन टू सेशन। अब देखें कि अगर पाकिस्तान के बैट्समैन कल अर्ली सेशन निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर थोड़ा सा पाकिस्तान के पास बेहतर चांस आ जाएगा। जहाँ तक बात है रिवर्स स्विंग की, और रिवर्स स्विंग मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ये जो ऑस्ट्रेलियन बॉलर हैं इसमें तेज बॉलिंग पर चले गए इस सेशन में, और मेरा ख्याल है कि अगर वो बिल्कुल ही विकेट टू विकेट बॉल करते, क्योंकि जो उनके मीडियम पेसर बाद में आया वो भी थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल कर रहे थे, और जब विकेट डेड हो और उस पर बिल्कुल जान ना हो तो उसमें थोड़ा सा भी शॉर्ट ऑफ लेंथ हर किसी जो मार्जिन बॉल होती है वो बैट्समैन को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी फराहम कर देती है रिलैक्स होकर बॉल की लाइन में आने की। यहाँ पर जो थोड़ा सा एक ब्लाइंड स्पॉट होता है जिस पर कल आपने देखा कि मिचेल स्टार्क ने और पैट कमिंस ने बॉलिंग की है, जिससे कंप्लीटली जो बैट्समैन होता है वो ब्लाइंड हो जाता है और बॉल उसके बाद थोड़ा सा अपना जो बिहेवियर है वो चेंज करती है, तो ऊपर नीचे होती है और उसके बाद आपको विकेट मिल जाती है। तो ये अगर इसी स्पॉट पे अगर कल उन्होंने बॉलिंग की, और मेरा ख्याल है कि अपनी वीडियो को एनालाइज वो अच्छे तरीके से करेंगे और उस स्पॉट को पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो फिर ही जो इनकी जो रिवर्स स्विंग है वो सक्सेसफुल हो सकेगी। क्योंकि आपने जो फर्स्ट इनिंग है उसमें देखा कि नसीम शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, उन्होंने ऑफ द विकेट विकेट टू विकेट बॉल
किया था और उस पर इतना स्पीड मैटर नहीं कर रही थी, मगर जो सेकंड इनिंग थी उसमें उन्होंने तेज बॉलिंग की कोशिश की है, थोड़ा सा ऑफलाइन में थोड़ी सी उनकी लाइन पीछे आई है तो उस पर बिल्कुल यूजलेस होकर रह गए थे। तो यही चीज अब ऑस्ट्रेलियन को देखनी पड़ेगी। अगर उन्होंने विकेट टू विकेट ऑफ द विकेट उन्होंने बॉलिंग शुरू की तो वो पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा ट्रबल क्रिएट कर सकती है। ठीक है माजिद भाई, अब इस टेस्ट का नतीजा जो भी हो, आई होप कि बेहतर हो पाकिस्तान के लिए। हम तो चाहते हैं पाकिस्तान टेस्ट बचाए या अल्लाह करे कोई मिरेकल हो, हम जीत भी जाएं। लेकिन आप समझते हैं माजिद भाई 24 साल बाद ऑस्ट्रेलियन टीम आई तो हमने अपने होम एडवांटेज का फ़ायदा उठाया है। बिल्कुल गफार, अब लोग जिस तरह पिच पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अब्दुल रऊफ हमारी रहनुमाई कर सकते हैं क्योंकि इनका बड़ा वास्ट एक्सपीरियंस है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का पाकिस्तान में। हमने तो अपने पूरे कैरियर में सिवाय शायद जिम्बाब्वे की टीम 94 में आई थी, उसमें हमने देखा थोड़ी सी सीमिंग पिचेस बनाई गई थी, फिर श्रीलंका के खिलाफ एक आध दफा, लेकिन ओवरऑल मैंने तो अपने पूरे कैरियर में 95% पाकिस्तान में जो इंटरनेशनल क्रिकेट होती है इसी किस्म की पिचेस पर होती है। मेरे ख्याल में आज जब हम पिचेस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, तो पिचेस के बजाय हमारे पास शायद क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स का इस वक्त फुकदान है। हमारे पास बैटर्स तो नो डाउट बाबर आजम जी या ऊपर से हम अपने इमामुल हक को देख लें या अब्दुल्ला शफीक की सीरीज की फाइंड है, लेकिन हमारे पास बॉलर्स की वो क्वालिटी नहीं है जो आउट कर सके। देखिए वसीम, वकार, शुएब अख्तर, वो रिवर्स स्विंग की बात करते हैं, उस वक्त रिवर्स स्विंग कैसे होती थी, कभी अगर अब्दुल रऊफ बताना चाहें तो बेहतर अंदाज में डिस्क्राइब कर दे, तो वो रिवर्स स्विंग अब हो नहीं सकती। इसमें कोई शक नहीं कि रिवर्स स्विंग जो है एक आर्ट है, तो करवाने के लिए भी बॉलर के पास एक वो एक फन जो है वो होना चाहिए। लेकिन वो जो माजी में लोग बार बार रिवर्स स्विंग की बात करते हैं, वो रिवर्स स्विंग जब मुझे याद है 89 में न्यूजीलैंड की टीम आई थी, 3 टेस्ट मैच में वकार यूनुस ने 40 विकेटें ली थी। उस सीरीज में जो प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेले थे उनसे जरा पूछेगा कि वो होता क्या था ग्राउंड के अंदर, तो देखिए वो कहानियां छोड़ दें। मेरे ख्याल में यही हमारी लेगेसी रही है। अच्छा पॉइंट है माजिद भाई, चूंकि वाकई अगर हम देखें तो अगर मुझे भी ये सवाल करना है, आगे ब्रेक के बाद करता हूँ कि पैट कमिंस, स्टार्क और यहाँ तक कि नसीम शाह रिवर्स स्विंग कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास हसन अली भी मौजूद हैं, वो इतने अफादियत उनकी दिखाई नहीं दी, हमारे स्पिनर्स इतने अफादियत उनकी दिखाई नहीं दी। तो क्या वजह है कि हम अपनी विकेटों पर भी रिजल्ट उस तरह से प्रोड्यूस नहीं कर पाए जो हमें करना चाहिए। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर से खबर ये है कि पाकिस्तान ने चौथे दिन खेल के अख्ताम पर 73 रन बना लिए हैं बगैर किसी नुकसान के। पाकिस्तान को कल 90 ओवर्स में 278 रन दरकार होंगे। तो माजिद भाई, अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने इस सीरीज़ में एक मरतबा फिर मुश्किल वक्त में बड़ी अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप कायम की है। इमाम इतना अच्छा कराची टेस्ट में नहीं खेल सके थे, बट अच्छे मौके पर टाइमली रन किए। दोनों ओपनर्स ने आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसकी भी ज़रूरत थी कि ये सीरीज़ का फैसला कुछ मैच है, अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता ये मैच हारता है तो सीरीज़ भी हार जाएगा। और जिस तरह आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि 24 साल बाद हो रही है, तो अगर सीरीज हम हार जाते तो एक अच्छे टेस्ट में नहीं होता। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक जितनी ओपनर्स की कारकर्दगी पिछले मैचों में भी आप देखें, पिंडी टेस्ट में इमाम ने इनिंग्स में सेंचुरी बनाई, फिर पिछले मैच में अब्दुल्ला शफीक ने सेंचुरी बनाई, तो मेरे ख्याल में ओपनर्स अच्छी परफॉर्मेंस करें और वक्त का तकाजा है। जिस तरह आज उन्होंने 78 रन का ओपनिंग स्टैंड दिया, अगर कल ये पहला सेशन गुजारने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो जो शुरू में आप बात कर रहे थे, तो फिर पाकिस्तान जीत के लिए सोच सकता है। लेकिन मेरा ख्याल अभी थोड़ा सा कहना कबल वक्त है कि पाकिस्तान मैच जीतेगा, क्योंकि आज भी देखे ना पहले सेशन में हालांकि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन उन्होंने 86 रन बनाए। मैं थोड़ी देर पहले सोच रहा था कि कितना पाकिस्तान स्कोर एक सेशन में करे, तो मेरा ख्याल अगर तकरीबन कोई 70 रन 75 रन एक सेशन में बनाए, कल फिर दूसरे सेशन में भी इतने बनाए, तब जाके ये स्कोर बनता है। लेकिन अभी मेरा ख्याल मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान इस स्टेज पे जीत का सोच रहा होगा। ड्रॉ जो है वो पाकिस्तान का पहला टारगेट होगा, लेकिन अगर पहला सेशन अच्छा गुजर गया तो फिर हो सकता है कि बाबर आजम थोड़ा सा चांस ले। ठीक है, माजिद भाई का तो वर्जन हमारे पास आ गया। रऊफ, आपका क्या ख्याल है? 73 रन बगैर किसी नुकसान के 278 रन दरकार हैं, और जो मैं कमेंट्स पढ़ रहा था अभी क्रिकइन्फो पे भी कि गेंद टर्न ले रहा है, हम खुद देख भी रहे थे, उस पर ज़्यादा बात हो रही है। फिर एक कैच भी ड्रॉप कर दिया स्टीव स्मिथ ने बिल्कुल आखिरी लम्हात में। इन सारी सिचुएशन में, सर्कमस्टांसेस में, पिच को देखते हुए, अपोजिशन टीम के बॉलर्स को देखते हुए कल क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए? देखिए ये जो सेशन है लास्ट सेशन, ये तो पूरा कंप्लीटली जो पाकिस्तान ने डोमिनेट किया, और मेरा ख्याल है कि अगर इसी तरह के अगर सेशन टू सेशन
पाकिस्तान के बैट्समैन खेलते हैं तो वो मैच भी बचाने में कामयाब हो जाएंगे और पाकिस्तान मैच जीत भी सकता है। ये कोई इतना इम्पॉसिबल टारगेट नहीं है कि आप इसको अचीव ना कर सकें। मगर इसमें वही बात वो माजिद भाई वाली आ जाती है कि अगर आप 1 या 2 विकेट लूज कर जाते हैं तो उसके बाद फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए सर्वाइवल करना, क्योंकि एक ग्रीडनेस आएगी इसके अंदर जिस तरह का उन्होंने वो टारगेट पाकिस्तान के लिए छोड़ा है। उसमें आप ना तो बिल्कुल डेड पे जा सकते हैं और ना ही आप उसको लूज बॉल को छोड़ सकते हैं। आप डेफिनेट जब एंड वाले सेशन तक आप मैच की तरफ जाएंगे और यही चीज़ मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए खतरनाक होगी, क्योंकि अगर तो एक बड़ा 400 या 450 प्लस का टारगेट होता तो पाकिस्तान डेफिनेट एक थ्रो आउट उनकी अप्रोच होती है डेड की, एक रियलिस्टिक अप्रोच से जाता कि वो टेस्ट मैच ड्रा के लिए जा रहे हैं। मगर अब भी क्योंकि थोड़ा सा इसमें एक कंसर्न शामिल है कि पाकिस्तान के पास इसकी जीत की अपॉर्चुनिटी है, तो वो किसी सूरत भी चाहे जब भी कोई पार्टनरशिप लगेगी या बैट्समैन खेलने के लिए आएगा तो वो डेफिनेट वो जाएगा थोड़ा सा विक्ट्री की जानिब। और यही चीज़ थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि जो ऑस्ट्रेलियन मैनेजमेंट है उन्होंने सोच समझ कर फैसला किया कि ये चीज़ उनको विकेटें दे सकती है। ठीक है माजिद भाई, आखिर में आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, चूँकि आपके पास बड़ी मुसद्दिका खबरें होती हैं, बल्कि मुझे ब्रेक का कहा प्रोड्यूसर साहब ने, ब्रेक है उसके बाद वापस आकर माजिद भाई से मैं यासिर शाह के हवाले से ज़रूर बात करूँगा। पाकिस्तान कब खेल रहे हैं, 9 मैचों में 17 विकेटें हैं, बट पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में शामिल होने के बावजूद 11 में नहीं आ सके। लाहौर टेस्ट में कल 5वें दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है 92 वर्ल्ड कप की जो है वो एनिवर्सरी भी है, उसको सेलिब्रेट किया जाएगा, ट्रॉफी भी मौजूद होगी। सो मोर एक्साइटमेंट फॉर द फैंस। लेकिन माजिद भाई, ये खबर जिसके बारे में मुझे लगता है आपसे मैं रहनुमाई ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया। यासिर शाह आए टेस्ट स्क्वाड में रिजर्व के अंदर, फिर उनको हमने रिलीज़ कर दिया। कप्तान ने कहा, कोच ने कहा, आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अभी उनकी फिटनेस ठीक नहीं है, बट पाकिस्तान कप में जाकर 9 मैचेस में 17 विकेटें हासिल की हुई हैं। दूसरी ने नुमान साजिद की कारकर्दगी आपके सामने है। यासिर शाह 200 फास्टेस्ट लेने वाले बॉलर हैं, कोई मामूली बॉलर नहीं है, सीनियर खिलाड़ी हैं। फिर हमारे यहाँ ये भी शिकवा किया जाता है कि बड़ा अर्सा हो गया कोई 300 विकेटें कर नहीं पाया। क्या वजह आपके ख्याल में? फिटनेस है, कोई पसे पर्दा कोई चीज़ है? अगर इसके अलावा कोई चीज़ है तो यासिर शाह का कॉन्फिडेंस कहाँ इस पर स्टैंड करता होगा? देखिए गफार, प्लेयर्स जो है ना, बाज़ दफ़ा प्लेयर्स ज्यादती करते हैं। सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है यासिर शाह, लेकिन यासिर शाह को जब रीहैब के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर भेजा गया तो वो अपना रीहैब मुकम्मल किए बगैर घर चले गए। फिर आप देखें काइजन ट्रॉफी में वो कप्तानी कर रहे थे बलूचिस्तान की टीम की, लेकिन ज्यादा ओवर जो थे वो काशिफ भट्टी ने करवाए, वो आउट कर रहे थे। तो मुझे लग रहा है कि शायद उनको सजा के तौर पर पीसीबी ने टीम में शामिल नहीं किया। रमीज राजा कह रहे थे कि अनफिट है, आपने बताया एक मैच में तो पाकिस्तान कप में उन्होंने 5 आउट भी किए, मुसलसल विकेट ले रहे हैं। मुझे लग रहा है कि उनकी फॉर्म का इशू है, लेकिन टीम मैनेजमेंट उनको शायद सजा भी देना चाहती है कि वो अपने आप को डिसिप्लिन करें। ठीक है रऊफ, आपको क्या ख्याल है? यासिर शाह जिस तरह के बॉलर हैं, जैसे माजिद भाई ने आपको एक बैकग्राउंड स्टोरी दे दी और बड़े बाखबर रहते हैं ये, इसीलिए मैंने से पूछा भी कि एक्चुअली लोगों को भी समझ जाना कि यासिर शाह क्यों नहीं खेल रहे। मिक्की आर्थर ने भी ट्वीट किया था, आपकी क्या राय है? जैसे माजिद भाई ने फरमाया कि अगर वो यासिर शाह का कोई डिसिप्लिन का इशू था तो फिर ये ठीक फैसला है। यासिर शाह की कमी बहरहाल या किसी सीनियर बॉलर के तौर पर अगर हम देखें स्पिनर की, तो हमें बड़ी शिद्दत से महसूस हुई है। देखिए यासिर शाह की तो जो भी स्टोरी है, जो कुछ भी है, वो अपनी जगह पे दुरुस्त है और या ठीक नहीं है, जो भी उसने किया उसको उसकी सजा मिल रही है। मगर बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसकी रिप्लेसमेंट पर क्या डेवलपमेंट की है कि आप सईद अजमल या अब्दुल रहमान या जुल्फकार बाबर जो 94 में मेरे साथ जिनका डेब्यू हुआ था, आज से कोई 26-27 साल पहले, 28 साल पहले, उनकी रिप्लेसमेंट पर आपने क्या तैयार किया है? क्या आपने नुमान को तैयार किया या आपने साजिद खान को तैयार किया है? तो ये चीज़ देखनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि हैवीली सैलरीज पर इन्होंने जो बड़े बड़े सुपरस्टार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में और नेशनल क्रिकेट अकेडमी में इन्होंने बिठाए हुए हैं, उनकी डेवलपमेंट क्या है, उन्होंने पाकिस्तान को तैयार करके क्या दिया या सिर्फ स्टोरियाँ ही सुनाई हैं? तो ये चीज़ मेरा ख्याल है कि मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनकी अपनी प्रोडक्शन क्या है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया माजिद भट्टी साहब और अब्दुल रऊफ साहब, बहुत आपके जो है वो मुफीद तज़किये, और उम्मीद करते हैं कि कल टेस्ट के 5वें दिन अगर अच्छी क्रिकेट देखने को मिले और तीनों रिजल्ट पॉसिबल हैं। 278 रन पाकिस्तान को चाहिए, 10 विकेटें ऑस्ट्रेलिया को चाहिए, टेस्ट ड्रॉ भी हो सकता है। देखिए कल क्या होता है। पुराना रिप्ले देखने का शुक्रिया, कल दोबारा से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।